मोबाइल की दुकान, इट्स नॉट इजी वर्क। तो ट्रेनिंग एक बेसिक रोल प्ले करती है। विदाउट ट्रेनिंग आई डोंट थिंक सो। ये वैसे ही है जैसे आप एक बच्चे को किसी स्कूल में भेज दें और उस स्कूल में टीचर ना हो। तो आपकी लुक जो है वो प्रेजेंटेबल है, योर लुक्स नीट एंड क्लीन एंड यू हैव द गुड डिओड्रेंट, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स प्रेजेंटेबल, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। सही। शॉपकीपर में क्या होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कि आप विदाउट एनालिसिस कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी फ्लॉप। कितना ज़रूरी है एक कंपनी को अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, और कितना ज़रूरी है एक प्रमोटर को, सेल्स मैन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग हासिल करना। पहले मेन प्लेयर होता था नोकिया, उसको आया सैमसंग ने बाईपास किया उसकी सेल को। सैमसंग को बाईपास किया, बाद में आकर ये जो चाइनीज़ ब्रांड आए, हुआवी आया, ओप्पो आया, वीवो आया। सो कंपटीशन भी ओमान के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल बशर। मोबाइल टेक्नोलॉजी के वाले से बात करने के लिए, और मोबाइल फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, सेल्स की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए ये ख़ास प्रोग्राम लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज की मेरी जो मौजूद मेहमान शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त, यकीनी तौर पर वो एक मोतबर शख्सियत हैं और अपनी अपनी कंपनी में, अपने अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। पहले मेरे जो मौजूद मेहमान हैं मोहतरम जनाब रिजवान खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपके वाले से यूँ कहना चाहूँगा, आप मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर चैनल मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और एक बेहतरीन अपना नाम रखते हैं, जिन्होंने स्ट्रगलिंग करके यहाँ तक अपना मकाम हासिल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद हैं बेहतरीन और ट्रेनर के हवाले से अगर हम बात करें, मोबाइल फील्ड की ट्रेनिंग में सबसे पुराने और मंजे हुए और बड़ा नाम मोहतरम जनाब मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हाउ साहब फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का, आपने वक्त दिया ताकि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर सकें और मोबाइल इंडस्ट्री को समझ सकें, मोबाइल की फील्ड कहाँ पर जा रही है। ट्रेनिंग के हवाले से हम ख़ास तौर पर जान सकें कि ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग की फ़ादियत क्या है और किस तरह के एक प्रमोटर को होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला सवाल मैं रिजवान खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ओमान के अंदर जो मोबाइल मार्केट है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका हमें इनवाइट करने के लिए, इस सेशन के लिए। और दूसरा, आपकी ये सवाल का जवाब ये है, ये मोबाइल इंडस्ट्री अराउंड हम लोगों को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। हम लोगों ने एक बेसिक से स्टार्ट किया था जब हम लोग भी आए थे। जी। सो एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हम लोग भी आगे बढ़ते गए। तो एक टाइम ये है कि हम लोग कंट्री वाइज की सेल्स को देखना शुरू हो गए। और 2019 के अंदर ओमान की जो मार्केट है, मोबाइल इंडस्ट्री जो है, अगर आप इसकी बेसिक बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम में जो फ़ोन्स आते थे 2014-15 में, जो टेक्नोलॉजी थी उसकी प्राइस बहुत हाई थी और जो स्पेसिफिकेशंस आते थे बहुत कम आते थे। टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया। 2019 में जो चीज़ें पहले 500 रियाल की आती थी वो 300 तक पहुंची। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया और करते करते अभी इस पोजीशन पे हैं कि आपको 50-60 रियाल में एक बड़ी स्पेसिफिकेशन में फ़ोन मिल जाता है। और सेकंड, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप बता रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई है, बड़ी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई है। आफ्टर कोविड ने बहुत कुछ सिखाया दुनिया को, और एक ये सेविंग भी सिखाई कि कुछ लोग टाइम टू टाइम स्मार्टफोन चेंज करते थे। तो आफ्टर कोविड जो ये मार्केट है श्रिंक हुई है, लोगों ने सेविंग की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से जो है सेल कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में क्या लोगों के पास एक मोबाइल होता था, अक्सर के पास बटन वाला मोबाइल होता था और बहुत ही कम मोबाइल होते थे, लोग फिर भी गुजारा करते थे। अभी लोगों के पास दो दो मोबाइल आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि उससे भी क्या आपकी सेल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी ने ग्रूम किया है और प्राइस पॉइंट में कम हो गई टेक्नोलॉजी। अभी अगर आप 2018-19 में जाएंगे तो 256 GB जो स्मार्टफोन या 512 GB वाज लाइक अ इट्स बिग थिंग टू बाय। तो अभी जो है, अभी आप देखें कि आप इजी टू एक्सेस है, 50-60-100 रियाल की रेंज में आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्मार्टफोन मिल जाते हैं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और कंपटीशन बहुत बड़ा है।
पहले मेन प्लेयर होता था नोकिया, उसको आया सैमसंग ने बाईपास किया उसकी सेल को, सैमसंग को बाईपास किया, बाद में आकर ये जो चाइनीज़ ब्रांड आए, हुआवी आया, ओप्पो आया, वीवो आया। सो कंपटीशन भी ओमान के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आएगी और सडनली ग्रूम करेगी। इट्स वेरी हार्ड टू गेट द शेयर इन नाउ इन ओमान मार्केट। तो जनाब मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने अगर इतनी तरक्की कर ली है और बहुत तरक्की करने के बाद अब ये सूरत ये बन चुकी है कि स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, कीमत बहुत ही कम मिल रही है, क्या इससे कंपनी को कोई फ़ायदा भी हो रहा है? नहीं, बेसिकली नुकसान नहीं हुआ, ये जिद्दत है एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। आप अगर आईटी से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होगा 2000 के एरा के अंदर आपको एक जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी था, पेंटियम सीरीज़ के अंदर बड़ा एक्सपेंसिव मिलता था। फिर जिद्दत आई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वही स्पेसिफिकेशंस और टेक्नोलॉजी आपको बड़ी लेस प्राइस में मिली। इसमें टेक्नोलॉजी लॉस नहीं है, बेसिकली ये आप कह सकते हैं इनोवेशन है। और इसी तरह से होता है और इसी तरह से होता रहेगा आगे भी। आपको एडवांस इनोवेशन लेस प्राइस के अंदर इजीली मिलेगी और मज़ीद आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जिद्दत की तरफ जाएगी। माजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल करके हम बड़े हुए हैं, जिस तरह के क्लॉक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैलेंडर होता था, हर घर में अलग कैलेंडर पड़ा हुआ है। फ़ोटोग्राफी करने के लिए अलग से कैमरा रखा होता था, और इसी तरह वीडियोग्राफी के लिए कैमरा होता था, स्पेशल कैमरा। फ़ोटोग्राफी के अलग से कैमरा होता था। इसी तरह के और भी बेशुमार चीज़ें होती थी। नोट करने के लिए डायरी अलग से मौजूद होती थी, लोगों को कलम की ज़रूरत पड़ती थी, तो हर एक चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। अब सूरत ये बन चुकी है कि हर एक चीज़ मोबाइल के अंदर आ चुकी है। इससे तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान जो हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी जो इन्हांसमेंट्स आ रही हैं उसमें ये कहना तो मुश्किल है कि किसी भी चीज़ की कोई लिमिट है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें ये सारी चीज़ें मर्ज हो के स्मार्टफोन में क्यों आई। स्मार्टफोन आज के दौर की एक सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है, रिप्लेसमेंट है स्मार्ट वॉच की, एनालॉग वॉच की, आपकी लाइक कैलकुलेटर्स, रेडियो, MP3 प्लेयर्स। मोबाइल एक यूनिवर्स बना दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो गई है। एंड इट्स अ वेरी पोर्टेबल डिवाइस जो आपके हाथ में है, और जिसे आप इट्स लाइक अ यूनिवर्स, जिसे आप पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट्स अ इनोवेशन, और इन फ्यूचर यही इनोवेशन और ज़्यादा इन्हेंस होगी। जैसे अभी स्मार्टफोन के अंदर, स्मार्टफोन बेसिकली 2000 के इरा में इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिसमें लाइक एंड्रॉयड ओपन एप्लीकेशन सोर्स दे रहा था, एप्पल काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोर्स दे रहा था जिसमें आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते थे दैट टाइम। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट इन्हांसमेंट है स्मार्टफोन के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो काफ़ी चीज़ों का रिप्लेसमेंट आ गया है, जैसे फेशियल रिकग्निशन है, टेक्स्ट प्रेडिक्शन है, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो कंट्रोल कर रही है। तो स्मार्टफोन के अंदर जो अपकमिंग जिद्दत है वो इट्स नॉट ऑल अबाउट टू द रैम रोम और सच काइंड ऑफ थिंग और द बेस्ट कैमरा। तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखना ये है कि कंज्यूमर की कौन सी अपकमिंग नीड्स हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुलफिल करेगी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो AMD और इंटेल बहुत जल्द AI प्रोसेसर लॉन्च करने जा रहे हैं लैपटॉपों में भी। तो मोबाइल के हवाले से क्या अभी तक की अपडेट्स क्या हैं कि मोबाइल में प्रोसेसर AI कब तक आएगा, या आ चुका है? इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मोबाइल के अंदर AI प्रोसेसर्स आ चुके हैं। कौन कौन से मॉडल में बताएंगे? बेसिकली लॉन्ग टाइम बैक एक चाइनीज़ वेंडर है हुआवे, आई थिंक सिंस 4 years और 5 years बैक, तो न्यूरल प्रोसेसर यूनिट पे काम शुरू हो गया था। हुआवे ऑलरेडी लॉन्च दैट टेक्नोलॉजी, और भी लाइक एप्पल और भी स्मार्टफोन्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। CPU के साथ साथ NPU एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चल रही है जिसको न्यूरल प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इन्हेंसमेंट है, उसकी एक एक्यूरेसी है बेसिकली। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों बेसिस पे काम करती है। तो न्यूरल प्रोसेसर यूनिट मेक श्योर करता है कि जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करता है, ताकि एक्यूरेट जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें कंज्यूमर्स को। जी रिजवान साहब, अगर हम बात करें ओमान के मुख्तलिफ शहरों की, और 2024 का आगाज़ हो चुका है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो 2024 है उसमें सेल का जो आपका टारगेट है, टास्क है, वो कितनी % ग्रोथ करेगा? और जो ओमान के जो शहर हैं
अगर हम सोहार रीजन की बात करें, निज़वा रीजन और मस्कत रीजन, इबरी और या फिर सलाला की बात करें, तो आपको क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है, फ्यूचर क्या होगा हमारा? जी बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। हम लोग 2024 को एज ए ग्रोथ ईयर कंसीडर करेंगे माशाल्लाह और ओवरऑल बिजनेस इंशाल्लाह बढ़ेगा ओमान के अंदर। माशाल्लाह। और एज़ कम्पेयर टू 2022 2023 वाज द बेस्ट। और हम लोग एक्सपेक्ट यही करें 2024 जो है उससे भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। और बिज़नेस में ग्रोथ रहेगी ऑल ओवर द ओमान। तो जी, इस वजह से जिस तरह बात चल रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो कस्टमर को हमने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, बहुत सारा सहूलियात मिल चुकी हैं उसको, कस्टमर को, और बहुत ही कम प्राइस में उसको चीज़ें मिल रही हैं। कस्टमर जब परचेज़ करने के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कस्टमर कंफ्यूज होता है। आपको नहीं लगता कि आप उसके कंपनीज़ के आपसी इख्तलाफात और कंपटीशन के बायस जो कस्टमर को कन्फ्यूजन हो रही है प्रोडक्ट के वाले से, प्राइस के वाले से, स्पेसिफिकेशन के वाले से? नहीं, बेसिकली कस्टमर देखता क्या है, कस्टमर को यही तो चाहिए। अगर आप बीइंग अ कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बाय करने जाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, नॉट फॉर द स्मार्टफोन, तो आप क्या देखते हैं? आपको लेस प्राइस में बेटर स्पेसिफिकेशन और न्यू मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं। तो एंड यूज़र जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, कि अगर वो किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोडक्ट पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन द टिनी अमाउंट, तो कस्टमर लुकिंग अ बेस्ट फीचर एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ लॉस्ट। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट की तरफ जा रही है। तो जैसे आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, कुछ साल पीछे जाएं, तो हम सोचते हैं तो हमें अजीब लगता है। जैसे 40 GB हार्ड ड्राइव किसी वक्त में HDD एक डेस्कटॉप PC के अंदर आती थी। सो नो बडी कैन थिंक दैट टाइम कि टेराबाइट्स अभी पेन ड्राइव्स के अंदर आ जाएंगे, बट वी आर लिविंग इन दैट एरा। सो इसी तरह फ्यूचर के अंदर होगा कि टेराबाइट्स और इससे आगे की मेमोरीज और सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स जस्ट एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कस्टमर को इजीली अवेल होंगी। तो ऑफ कोर्स ऑल द टाइम कस्टमर लुकिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डूइंग दैट वेल। सही है। और इसी को मैं ज़रा कंटिन्यू करूँगा। एक्चुअली क्या है, अगर आप मार्केट में देखेंगे ना, तो एनालिसिस करें, अगर आप, कंपटीशन इतना हाई है, अगर आपने कुछ बेचना है तो बेटर चीज़ लेकर आनी पड़ेगी आपको, नई इनोवेशन लानी पड़ेगी कि मैं क्या नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ। और प्राइस पार्ट में भी नो डाउट आपको प्ले करना पड़ेगा, उसमें अप एंड डाउन करना पड़ेगा। बट मेन जो चीज़ जो एक कंज्यूमर देखता है बाय करते हुए, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। अगर मैं कुछ लगा रहा हूँ, कुछ मैं ख़रीद रहा हूँ मोबाइल, सो इससे मुझे बेनिफिट क्या है, जो मेरी नीड है ये फुलफिल कर रहा है इस प्राइस रेंज में, वो XYZ जो भी ब्रांड होगा, तो कंज्यूमर उसको बाय करेगा। सही है। ये जिस तरह आपने कहा कि अभी हाई स्पेसिफिकेशन लो प्राइस में मिल रही हैं, अगर हम माजी में चले जाएं तो हमें हाई स्पेसिफिकेशन तो दूर की बात है, लो स्पेसिफिकेशन के लिए भी हाई वैल्यू, जो हाई प्राइस जो आपको हमको पे करना पड़ती थी। अब हाई स्पेसिफिकेशन की हमको लो प्राइस जो है ना वो पे करना पड़ रही है। आपको नहीं लगता इससे जो है ना मार्केट में और या कस्टमर को, कंज्यूमर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, या कस्टमर को फ़ायदा दे के कंपनी को लॉस कर रहे हैं? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इट्स पार्ट ऑफ कंपनी पॉलिसी। देखें, कोई भी कंपनी, मैंने आपको कहा है कि कुछ भी लेकर आएगी, उसको बेटर ऑप्शन मार्केट में लेकर आनी है। अपने आप का एक जैसे मार्केट शेयर को पिकअप करने के लिए उस प्राइस में उसको लानी पड़ेगी प्रोडक्ट। अगर आप नहीं लाएंगे, सेकंड कंपनी लेकर आएगी और वो आपको आउट कर देगी, आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। मोबाइल इंडस्ट्री में ये चलता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, और अगर सेम प्राइस में आप बेचेंगे, कोई भी नहीं परचेज करेगा आपको। सो आपको प्ले करना पड़ता है प्राइस सेगमेंट के अंदर। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कंपनीज का कोई लॉस होता है। अगर आप बैक एंड जाकर चेक करेंगे, स्टिल दोज कंपनीज आर इन प्रॉफिट, तो वो इतने में बेचकर भी प्रॉफिट में है। सही है जी। बिज़ा ज़ुबैर साहब, जिस तरह की आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ में आपका मुतअद्दिद शहरों में मुतअद्दिद किस्म की लोगों से वास्ता रहता है, और नेशनलिटीज़ के साथ भी वास्ता रहता है, ओमान हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन, और आपकी कंपनी में भी मल्टी जो नेशनलिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। आपका वास्ता तकरीबन हर एक नेशनलिटी से रहता है, मोबाइल शॉप के ऊपर जाकर भी, और
अगर हम रिटेल की बात करें, चैनल की बात करें, जहाँ पर भी जाते हैं आपका वास्ता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ओमान के में रहने वाले लोगों की जो मेंटालिटी है वो ख़ास तौर पर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के वाले, सेल करने के वाले से किस तरह की है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें आपके क्वेश्चन में। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेनिंग के हवाले से, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग फॉर द सेल्स पीपल। जी जी जैसे कि मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो सर्विंग है वो ज़्यादा सेल्स से रिलेटेड लोगों के साथ है। तो उसमें यह है कि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। कोई भी एडवांसमेंट, जैसे हम काफ़ी टाइम से टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है या अप्लाई की जाती है, तो जब तक उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग नहीं होगी, उसकी प्रॉपर एक इंजीनियरिंग नहीं की जाएगी, उसको एलैबोरेट नहीं किया जाएगा, तब तक आई डोंट थिंक सो को कोई भी उसको इटसेल्फ अंडरस्टैंड कर सकता है या समझ सकता है। तो एक तो चीज़ ये प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड होगी। सेकेंडली, आपकी सेल्स इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी फील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है। तो ट्रेनिंग मस्ट रिक्वायर्ड। जहाँ तक मुझे याद है, मार्केट के अंदर मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सर्व किया है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो जितना ट्रेनिंग में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर, आई कैन नॉट सी एनी अदर ब्रांड्स दे आर इन्वॉल्विंग इन द ट्रेनिंग। सो दैट्स द रीज़न मेरा प्रीवियस जो ब्रांड था, दे आर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर इन दिस मार्केट। एंड करंटली जिस ब्रांड में मैं काम कर रहा हूँ, दे आर ऑल्सो फास्ट एंड रैपिड ग्रोइंग ब्रांड, बिकॉज हमारी जो सेल्स टीम है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है और नॉलेजेबल है। हम ट्रेनिंग के थ्रू उनका नॉलेज डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं। और दैट्स अ रीज़न कि हमारी कंपनीज़ के अंदर हमारे जो स्टाफ हैं उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसका रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ काफ़ी हाई है। और आई थिंक आप इस चीज़ के ख़ुद भी गवाह हैं को हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर, दे आर रैपिडली ग्रो इन देयर कैरियर। तो जी ज़ुबैर साहब, जिस तरह के बहुत सारी कंपनियों ने देखा है कि वहाँ पर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं मोबाइल की बात कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स या होम अप्लायंस या इस तरह की चीज़ों से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके पास अपने प्रमोटर को ट्रेनिंग देने के लिए वो टूल्स या फैसिलिटीज़ या ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता कि जिससे अपनी टीम को ट्रेन कर सकें। कितना ज़रूरी है एक कंपनी को अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, और कितना ज़रूरी है एक प्रमोटर को, सेल्समैन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग हासिल करना? जैसे कि आपको पता है, आप खुद मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेट कर रहे हैं। उन कंपनीज़ की इटसेल्फ ग्रोथ और उनके स्टाफ की या उनकी सेल्स मार्केटिंग टीम की ग्रोथ क्या है? आई थिंक इन अ माइनस, नॉट इन द पॉजिटिव नंबर्स। तो ट्रेनिंग एक बेसिक रोल प्ले करती है। विदाउट ट्रेनिंग आई डोंट थिंक सो। ये वैसे ही है जैसे आप एक बच्चे को किसी स्कूल में भेज दें और उस स्कूल में टीचर ना हो। ऐसा ही है। तो ट्रेनिंग एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी डेवलपमेंट के लिए और आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो जी रिजवान साहब, अगर हम सलाला की बात करें, क्योंकि आप इस वक्त सलाला में मौजूद हैं, ऑफिशियल टूर पर आए हुए हैं, तो सलाला मार्केट का अगर हम बात करें, सलाला ओमान के अंदर बेशुमार रीजन हैं, निज़वा, सुहार, इबरी और दीगर रीजन भी हैं जहाँ पर आप डील करते हैं। मस्कट डेफिनेटली वो तो कैपिटल सिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि सलाला में खरीफ के हवाले से तो बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम चलता है कि 2 माह में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा होता है, पोटेंशियल भी रहता है, यहाँ पर विजिटर रहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें, एवरेज की बात करें, तो आपको क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है सलाला में? क्या है सलाला का फ्यूचर, क्या है, या आपकी कंपनी के हवाले से अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली सलाला ही होगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर मस्कत दुफार इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ओमान, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मोबाइल शॉप्स हैं एज़ कम्पेयर टू मस्कत, नियर बाय सेम टू मस्कत स्टोर्स हैं यहाँ पे। सो सेकंड ग्रोथ में हमारी काउंटिंग में ऑफ कोर्स सलाला है। बहुत सारे दुकानदार शॉप ओपन कर लेते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम मोबाइल की बात करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। उनके कामयाब ना होने की क्या वजह होती है? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉप ओपन करते हैं तो फिर बहुत जल्द ही वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जो उनकी ख्वाहिश होती है
या जो उनका टारगेट होता है वो प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। कैसे आप उसको देखते हैं और क्या करना चाहिए उन लोगों को जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो या कोई भी बिजनेस हो, स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं। एक तो पैशन होना चाहिए आपको, आप राइट इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, जिसका नॉलेज आपको है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको है, ये चीज़। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको जिस काम में आप आ रहे हैं। थर्ड थिंग एनालिसिस है कि आप विदाउट एनालिसिस कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी फ्लॉप। तो एक जो कामयाब बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस ज़रूर करता है जी जी। कि मुझे किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए। तो एनालिसिस ये पहली चीज़ है। ऑफ कोर्स जो भी बिज़नेस में आएगा वो पैशन के साथ आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, लेकिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो राइट प्लेस है, आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं एज एन कस्टमर, जी जी। क्या वो राइट प्लेस है। सो दैट्स अ मेजर थिंग। बहुत सारे बिजनेसमैन ये मिस्टेक करते हैं कि वो रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो दैट्स अ रीज़न दे फ्लॉप। ऐसा ही है। इसी सवाल मैं ना जवाब को कंटिन्यू करूँगा। बहुत सारे दोस्त अहबाब हमें मिलते हैं मोबाइल इंडस्ट्री से हम लोग, तो मोस्टली पैसे हैं उनके पास, तो वो कहते हैं चलो मोबाइल की दुकान ओपन करते हैं। मोबाइल की दुकान इट्स नॉट इजी वर्क। आपको देखना पड़ता है कि मैंने शॉप कहाँ पे लेनी है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा कंज्यूमर कौन है, फिर आपको ये देखना पड़ता है मेरा कंपटीशन जो है, जो कॉम्पिटिटर मेरा शॉप डाल के बैठा हुआ है कितने टाइम से बैठा हुआ है, उसका एक परमानेंट कस्टमर फ्लो है। और जब आप नए जाते हैं, आप किसी भी क्लस्टर में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ पे 20 से 25 दुकानें आपको मिलेंगी। आप वहाँ पे एक दुकान ओपन कर लेते हैं जी XYZ, वो जो 20-25 हैं वो मिलके आपको हार्ड टाइम देते हैं। समझ रहे हैं आप? आपका उनका जो मार्जिन लेवल है या उनका लॉस लेवल है वो बियर करेंगे 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, बट आप उसको बियर नहीं कर सकते। आप बिजनेस जब हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग डे 1 से प्रॉफिट सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं दुकान डालूंगा, यहाँ से इतना प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सो ऑलवेज, जैसे जुबैर भाई ने कहा है, प्रॉपर जब एनालिसिस भी होना चाहिए। आप बिजनेस स्टार्ट करें, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ मुझे इसका नॉलेज प्रॉपर है कि नहीं है। मोस्टली लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, कपड़े की दुकान हो, प्लास्टिक की दुकान हो, कोई भी स्टार्ट करते हैं, वो अननोन आते हैं फील्ड से, आकर ये स्टार्ट किया और मोस्टली सक्सेस भी होते हैं बट मोस्टली फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो लॉस हो जाता है। सही है। एक आम आदमी जब कोई परचेजिंग करने के लिए सोचता है तो उसकी पहली तरजीह होती है कि अपने घर के करीब जो मोबाइल मार्केट है वहाँ से अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करे, लेकिन वो देखता है कि वही प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में जो सुपर मार्केट है वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। क्या जो बड़ी मार्केट है या शॉपकीपर हैं, जो शॉपकीपिंग वाले जो चीज़ सेल करते हैं, उनकी प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है कि या सेम प्रोडक्ट होती है, कि फिर प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है? इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, आप कहीं से भी लेंगे ना तो वो प्रॉफिट के बगैर कोई भी नहीं बेचता। शॉपकीपर में क्या होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने 1-2 रियाल जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जब आप बड़ी हाइपर मार्केट्स में जाते हैं तो उन लोगों का कुछ और ट्रेंड होता है। जैसे सपोज सम टाइम क्या होता है, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं लुलू से या किसी भी XY हाइपर मार्केट से खरीदते हैं, सम टाइम कुछ ब्रांड ऐसी एग्रेसिव प्रमोशंस देते हैं जो आपको लोकल मार्केट में भी नहीं मिल रही होती। उस टाइम कंज्यूमर की नीड जो है वो नहीं देख रहा था कि बाहर महंगा है और अंदर सस्ता मिला है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। कोई भी जो ये चैनल है ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं प्राइजेस। अगर आप ईयरली टर्नओवर देखेंगे ना, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम प्राइजेस, दे डोंट हैव मोर बेनिफिट। जी जुबैर साहब, आप अक्सर ट्रेनिंग्स में हमने सेशन में देखा है कि आप अपनी टीम को कहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक डिफरेंट होना चाहिए, पोलाइट भी होना चाहिए, आपको तैयार होकर जाना चाहिए जैसे आप मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर ऐसे तैयार होकर जाना चाहिए कि हर बंदा आपको देख के अट्रैक्ट हो। क्यों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा अच्छे एटीट्यूड का होना, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग का होना एक सेल्समैन के लिए, एक सेल्स प्रमोटर के लिए, कस्टमर को डील करते वक्त? देखिए, पॉजिटिव बिहेवियर होना तो बहुत ज़रूरी है
किसी भी चीज़ के लिए, वो सेल्स हो या कुछ भी। लेकिन सेल्स एक पर्टिकुलर ऐसी फील्ड है या ऐसा डिपार्टमेंट है आप कह सकते हैं जिसमें आप कस्टमर के साथ फेस टू फेस अट्रैक्ट कर रहे हैं एज एन सेल्समैन। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी लुक जो है वो प्रेजेंटेबल है, योर लुक्स नीट एंड क्लीन एंड यू हैव द गुड डिओड्रेंट, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स प्रेजेंटेबल, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर लाइक करेगा आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड टू बेटर कस्टमर नीड एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन इन द बेटर वे। दोनों चीज़ें, जब कम्युनिकेशन ठीक होगी तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये जो बिहेवियर है और जो इट्सेल्फ एक लुक है, ये मैटर करती है। ऑफ कोर्स अगर कोई अगली शेप के अंदर खड़ा है तो नो एनी कस्टमर वांट टू अप्रोच दैट सेल्समैन जो ऑलरेडी अगली सिचुएशन में खड़ा है या अगली लुक्स में खड़ा है। तो ऑफ कोर्स अगर दो बंदे खड़े हैं तो कस्टमर ऑलवेज उसी को अट्रैक्ट करेगा हुज लुक्स हैंडसम एंड गुड लुकिंग एंड नीट एंड क्लीन, राइट। तो जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सेल्स में और बाकी भी दूसरे ऑफिस जॉब्स में और समथिंग तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी सेल्स टीम को इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेशंस करवाते हैं कि उनकी जो पर्सनल लुक है या पर्सनल ग्रूमिंग है वो अप टू डेट रहे। अगर हम बात करें प्रोफेशंस की, तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो प्रोफेशन है वो सेल्स का है। अगर हम एक कंपनी में जितना भी अखराजात हैं, जितने भी एक्सपेंसेस उनको एक तरफ रखें, अगर दूसरी तरफ हम सेल्स को लेकर आएँ, सेल्स को रखते हैं, तो फिर कंपनी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। यानी कि इतनी इम्पोर्टेंस है सेल्स की, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं, जिसमें हर रोज़ आपको नए से नया टास्क मिलता है, नई से नई टेंशन, नई से नई इन्वेंशन आती रहती हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में लर्न करना पड़ता है, हर एक कस्टमर से अलग अलग नौइयत की गुफ्तगू करनी पड़ती है, अलग अलग मामलात को देखना पड़ता है। यानी कि आपके पास 100 कस्टमर आएगा तो आप 100 कस्टमर के साथ अलग अलग स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल से आपको उनको डील करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है एक सेल्समैन के लिए। आप सेल्स फील्ड में क्यों आए थे? वेरी ट्रू। मैं बेसिकली अभी तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हूँ, लेकिन मेरा स्टार्ट सेल्स से ही था और ट्रेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हिसाब से सेल्स के साथ अटैच्ड है। बिकॉज सेल्स अगर अच्छी होंगी तो ट्रेनिंग आपकी मतलब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बाहर आएंगे कि अच्छी ट्रेनिंग है, मतलब स्टाफ अच्छा सेल कर रहा है या सेल्समैन सक्सेसफुली प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। मैं इस फील्ड में आया, पहले तो ये है कि चैलेंजिंग फील्ड है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है एवरी डे एक नए चैलेंज के साथ, नए टारगेट्स के साथ आना। और दूसरा सेल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग में एक मेजर रोल प्ले करती है। आपकी कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है इसमें, आपकी कस्टमर डीलिंग स्किल इन्हेंस होती है, आप डेली डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलते हैं। आई थिंक अदर फील्ड्स या ऑफिस जॉब्स के अंदर ऐसा नहीं होता मोस्टली। तो सेल्स बेसिकली आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बीइंग एन सेल्समैन। तो बहुत सारी इन्हेंसमेंट्स आपके अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्स डीलिंग की वजह से आ जाती हैं। आप बहुत सारा कुछ सीखते हैं डेली लाइफ के अंदर, और चैलेंजिंग जॉब है, और जो बंदा इसमें सक्सेसफुल एक टेन्योर गुजारता है तो आई थिंक ही इज़ द रेडी फॉर द एनी डिपार्टमेंट और एनी फील्ड टू प्ले द बेटर रोल। जी रिजवान साहब, जिस तरह ज़ुबैर साहब ने कहा कि ये नए से नए चैलेंजेस देती है, ज़ाहिर सी बात है सेल्स फील्ड ऐसी है। लेकिन यूँ में कहा जाता है कि बल्कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और कहा जाता है कि अगर सेल्स टेंशन देती है, सेल्स प्रेशर देती है, लेकिन साथ साथ आपको सेल्स बहुत सारा पैसा भी देती है, इस पर आप क्या कहेंगे? पैसा तो नहीं बहुत देती। लेकिन सेल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इंसेंटिव आता है, कमीशन होता है, इंसेंटिव वगैरह होते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान में मेरी ये फील्ड ही नहीं थी। मैं लॉजिस्टिक से वाबस्ता था और अराउंड मैंने 6 to 7 ईयर्स लॉजिस्टिक में काम किया था। सो चांस मिला ओमान में आने का, एक शौक़ था बाहर जाना है। सो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, हम लोगों ने भी इंटरव्यू दे दिया, सो सेलेक्ट हो गए। और हम लोग अक्सर एक बात करते हैं कि जब आपको कोई चांस मिल जाए ना जी, तो वो चांस को आपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। ये नहीं करना कि अब मुझे चांस मिल गया और मैं इसमें थोड़ा सा वीक हो जाऊं। उस चांस को छोड़ना नहीं है, उस पर इतनी मेहनत करें कि आप उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएं कि इससे आगे कुछ नहीं है। यानी ऐसी मेहनत होनी चाहिए,
चांस के बाद, ये नहीं है कि आपको चांस मिल गया ओके मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। देखें, आपका पर्सनल एक गोल भी होता है कि लाइफ में मैंने क्या करना है, आप उसको भी लेकर चल रहे होते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, टफ टाइम मिलते हैं लाइफ के अंदर, डिमोटिवेट होते हो, गोल चेंज होते हैं, और अपने गोल्स को भी फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पर आए, तब से इनसे भी वाबस्तगी है, आपसे भी वाबस्तगी है, तो जितना भी काम किया है स्टिल अभी तक चांस मिलने के बाद उसको छोड़ा नहीं है कि इसके आगे मतलब स्पेस नहीं है या नहीं है, येस और नो। सो हार्ड वर्किंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। और को इंसिडेंट्स कह सकते हैं आप, मैंने कि को इंसिडेंटली मैंने जो है ना ये ज्वाइन की सेल्स फील्ड, बट मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है इस फील्ड से, और इस सीख कर ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और इवन ज़ुबैर साहब ट्रेनिंग करते थे जब हम लोग एज ए सेल्स में थे, तो ये ट्रेनिंग करते थे। और ट्रेनिंग जैसे इन्होंने कहा है कि आपकी लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है, एक ठहराव आता है आपकी लाइफ में, हर चीज़ आप बेच ही रहे हैं। आप अगर आप सुबह से उठकर रात को बेड तक आप लेटते हैं ना, तो 90% चीज़ें जो आप देख कर आए हैं वो दुनिया बेच रही है। सो इट्स नॉट अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी कॉमन जॉब। सम टाइम क्या है, कंपनी हार्डशिप देती है, बट उसको प्रेशर को लेना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग में लेना चाहिए, मेंटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी है। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल को बोथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सो व्हेन यू हैव फैमिली टाइम, फैमिली को टाइम दें आप, सो वो आपको एक नई रिफ्रेशमेंट मिलती है कि मैं अब सुबह उठकर मैं कुछ नया करूँगा। बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसा होता है कि जो कुछ लोग आते हैं और वो अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ के फिर उसी प्रोफेशन में उसी पोजीशन के ऊपर ही गुजार देते हैं। वो लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते, या कि फिर उनकी तरक्की ना करने के पीछे जो वजूहात क्या हैं कि वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते? देखिए, इसमें तो डिपेंड करता है, दो चीज़ें हैं। एक, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपको लेके कितनी सीरियस है, आपकी डेवलपमेंट को, आपकी इम्प्रूवमेंट को, और आपको आने वाले वक्त में कहाँ पे देख रही है। एक तो चीज़ ये है। सेकेंडली, कुछ लोगों में पैशन नहीं होता, वो एक्सीडेंटली आ जाते हैं और वो फिर जस्ट सर्वाइव ही करते हैं कि बस आ गए हैं, जैसे उन्होंने कहा 9 to 5 जॉब करें और घर जाएं, दैट्स इट। तो ऐसे लोग मेरा नहीं ख्याल उस फील्ड के लिए बने होते। मैं अक्सर कहता हूँ सेल्स में दो लोग, सेल्स एक बड़ी डिफरेंट, ये हर किसी के लिए नहीं बनी। सेल्स फील्ड बड़ी एक डिफ़िकल्ट फील्ड है, लेकिन इंजॉयबल भी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सेल में दो लोग कामयाब भरपूर होते हैं, एक नीडी और दूसरा ग्रीडी। क्योंकि बहुत सारी कंपनी, ऑफ कोर्स सेल्स पे टारगेट्स होते हैं और टारगेट्स पे बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा बंटी है जो सैलरी के अलावा सेल्समैन को मिलती हैं हर कंपनीज के अंदर। तो नीडी एंड ग्रीडी वो पर्सन होता है जो पैशन के साथ अपने गोल को अचीव कर रहा होता है, तो वो अपनी नीड को भी देख रहा होता है और अपनी ग्रीडीनेस भी देख रहा होता है। तो इसमें दो फैक्टर हैं मेरे हिसाब से, एक तो पैशन नहीं होता लोगों में, और दूसरी चीज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी ग्रोथ पे तवज्जो नहीं दे रही होती, कंसंट्रेट नहीं होता कि उनका एम्प्लॉय इन फ्यूचर ग्रोथ करे। तो आई थिंक इस चीज़ में जस्ट नॉट फॉर द सेल्स पर्सन और ब्रांड प्रमोटर्स, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो अपने टीम की, अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करें। जी ज़ुबैर साहब, एक प्रमोटर, सेल्समैन या एक सेल्स से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को किस तरह का एक एग्जाम्पल या एक स्पेशल पर्सन होना चाहिए कि वो अपनी सेल में, अपनी पर्सनैलिटी में बेहतरी ला सके? देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं, तो लेकिन शाइनिंग स्टार्स चंद ही होते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए हर किसी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेल्स, अपना लेवल बेस्ट दें और ट्राई करें कि शाइनिंग स्टार रहें, कुछ समथिंग डिफरेंट करें, सबको फॉलो ना करें एक ही तरफ, समथिंग डिफरेंट करें जो बाकी नहीं कर रहे, इन अ पॉजिटिव वे, जो आपको शाइनिंग स्टार बनाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, और एनी फील्ड वेयर एवर यू सर्व। ऐसा ही है जी। तो जी रिजवान साहब, जो लोग भी सेल्स की फील्ड में आना चाहते हैं या जॉब तलाश कर रहे हैं, अगर अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, अगर उनको सेल्स की फील्ड की जॉब मिलती है या किसी भी प्रोफेशन में उनको जॉब मिलती है, तो आपकी नज़र में, आपके वसी और ये तजर्बे की नज़र में उनको क्या करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें और फिर कामयाब हो सकें? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर करके आएँ, खुद को प्रिपेयर करके आएँ, और अपना
लेवल बेस्ट करें। बीइंग ए पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी जहाँ पे यहाँ पर जो है हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें हम्बल रहना चाहिए यहाँ पर। और किसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट में नहीं आना चाहिए जिससे हमारा या हमारी कंट्री का जो है किरदार कुशी हो। और एडवाइस यही है कि मार्केट इज़ ओपन, द स्काई हैज़ नो लिमिट। सो स्काई तो ओपन है, इट्स अप टू यू। आपने फ्लाई करना है, आपने बैठना है, आपने उड़ान भरनी है। सो इट्स अप डिपेंड ऑन अ पर्सन, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर। सो हम आप भी एग्जाम्पल हैं बिलाल भाई, हम आपको भी जानते हैं कहाँ से चले कहाँ पर गए। चले ये तो आपका एक पैशन है सोशल मीडिया से रिलेटेड, बट एज ए सेल्स पर्सन और एज ए ह्यूमन, एज ए फ्रेंड, दोस्त, मैं आपको बहुत करीबी से जानता हूँ। आप भी, हम लोगों ने सफ़र एक साथ स्टार्ट किया था और आपने भी उड़ान काफ़ी ऊंची भरी है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह यहाँ से भी आगे लेकर जाएगा। सो मार्केट ओपन है यार सबके लिए, और ये किसी को कभी नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है। अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है सबका, निकालना खाना ये इंसान के हाथ में है। उसने हरकत करनी है, ऊपर वाले ने बरकत लाजमी करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट, योर एफर्ट, योर हार्डवर्क, और इंशाल्लाह आदमी कामयाब हो जाता है। तो जी ज़ुबैर साहब, जो लोग भी सेल्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं या अभी जॉब सर्च में हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए सेल्स की फील्ड में आकर कामयाब होने के लिए और अपने ख़ानदान को, फैमिली को, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? सेल्स की फील्ड में जो आना चाह रहे हैं, सेम एज़ मोस्ट वेलकम, ओपन प्लेटफॉर्म है, आएँ, लेकिन सबसे पहले प्रिपेयर होके आएँ। ठीक है, हमारे यहाँ एक हमारे मुआशरे में एक चीज़ देखने में मिलती है जो हमने एनालिसिस की है पर्सनली। हमारे यहाँ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती और उनके पास कोई स्किल भी नहीं होती, और जब वो मुल्क से बाहर आ जाते हैं दे आर सर्वाइविंग, क्योंकि ना तो वो कहीं स्किल्ड वर्कर के तौर पे काम कर पाते हैं और ना एजुकेशन होने की वजह से उन्हें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनीज़ के अंदर जॉब मिलती हैं। तो आप आएँ ज़रूर, लेकिन वेल प्रिपेयर होके आएँ, या तो कुछ अच्छा स्किल लेके आएँ या आपकी एजुकेशन जो है, जो फील्ड है, आप उसी को टारगेट करें, उसी को चूज़ करें। उसमें आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और काम आपको बर्डन नहीं लगेगा। वो सेल्स हो, बिकॉज़ मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सेल्स की बात नहीं कर रहा, वो सेल्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, प्रिपेयर होके आएँ और अपना हार्ड वर्क फुली करें, लेवल बेस्ट दें और अपनी अचीवमेंट्स के साथ अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जी ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। रिजवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों अहबाब ने अपना कीमती वक्त मुझे इनायत किया और ख़ूबसूरत मौजू के ऊपर और ख़ूबसूरत लोगों के लिए, अपने मुल्क के वासियों के लिए रहनुमाई करने के लिए आपने बेहतरीन नसीहतें फरमाई। और जो सेल्स की फील्ड में इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनके हवाले से भी ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो आने से पहले लाजम अपने आप को बेहतर करें और अपने आप को कुछ सीख कर आएँ, अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, ताकि जब आप आएँ, ओमान में आएँ, तो आप अपनी कंपनी का नाम रोशन कर सकें, आप अपने मुल्क का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकें और बहुत सारा पैसा कमा कर अपने घर वालों की मुश्किलात को दूर कर सकें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।